जोहार झारखंड। मैं निधि एफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड एसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, झारखंड का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा सीरीज संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सीरीज का नाम है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। इस सीरीज में हम लोग झारखंड के हर एक टॉपिक को, यानी कि हर एक विषय को, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। और ये हमारा इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज हमारा 25वां सेशन है और 25वें सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था, यानी कि मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। तो मुंडा गवर्नेंस सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, ये किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है एवं ये किस चीज से संबंधित है, पहले हम इन बातों को समझते हैं, ठीक है। तो मुंडा शासन व्यवस्था किस चीज से संबंधित है, ये जनजाति से संबंधित है, ठीक है। झारखंड के जो ट्राइब्स है उनसे संबंधित है, क्योंकि जो झारखंड का ट्राइब्स है मुंडा, ठीक है, उनका शासन व्यवस्था है मुंडा शासन व्यवस्था, जो झारखंड का प्राचीनतम शासन व्यवस्था है। तो पहले हम लोग जनजाति के बारे में समझते हैं, ट्राइब्स के बारे में जानते हैं। जनजाति यानी कि ट्राइब्स, तो झारखंड की जनजाति, झारखंड के ट्राइब्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम कुछ 1 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनको यहाँ पे हम लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि हम लोग अगर जनजाति को समझेंगे, ट्राइब्स को समझेंगे, तभी हम लोग इनकी शासन व्यवस्था को समझ पाएंगे। तो ट्राइब्स की बात करेंगे तो झारखंड में कितने ट्राइब्स हैं, झारखंड में लगभग 20 एग्जैक्ट कहा जाए तो 26.2% है, ठीक है। लगभग 1/4 है, 25% है लगभग, और एग्जैक्ट कितने 26% है। और नंबर्स में कहा जाए तो नंबर है इनका 86,45,042, ठीक है। झारखंड की जनजातियों की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है, 26.2% है, यानी कि झारखंड में लगभग 1/4 हिस्सा किनका है, झारखंड की जनजातियों का है, झारखंड के ट्राइब्स का है, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप हमको ये चीज बता दीजिए, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, झारखंड का कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसमें जो जनजाति है उन्हें अधिसूचित किया गया है, ये बता दीजिए। और कितने जनजाति हैं, कितने जनजाति हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं जब झारखंड की जनजातियां पढ़ाए थे, ठीक है। तो इस आर्टिकल हो जाएगा 342, ठीक है। 342 जो आर्टिकल है उसके तहत जो जनजाति है उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अधिसूचित किया गया है। झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, कितनी है, 32 जनजाति है। और ये जो 32 जनजाति है उन्हें अधिसूचित किया गया है कौन कौन से ईयर में, तो 1950 में, 1956 में और 2000 कितने में बताइए, 2003 में, ठीक है। 1950, 1956 और 2003 में। 2003 में 2 जनजाति है जिन्हें अधिसूचित किया गया है। तो आप ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी 2 जनजाति है जिन्हें 2003 में अधिसूचित, यानी कि 2003 से पहले कितनी थी, 30 थी, अब 32 है। तो 2 कौन कौन से हैं नए, आप बता दीजिए। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो सर हटन है, यानी कि हटन महोदय, उन्होंने झारखंड की जनजातियों को क्या कहा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिए, ये भी पॉपुलेशन भी याद रखना है, ठीक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। जो सर हटन है, यानी कि हटन महोदय है,
उन्होंने झारखंड की जनजातियों को क्या कहा है? इन्हें क्या कहा है? आदिम जाति कहा है। ठीक है, ये याद रखना है वर्ड। कौन सा वर्ड? आदिम जाति। इंग्लिश में याद रखना है प्रिमिटिव ट्राइब। ठीक है, झारखंड की जनजातियों को क्या कहा है? प्रिमिटिव ट्राइब कहा है, आदिम जाति कहा है। किसने कहा है? हटन महोदय ने कहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ना क्या है हम लोग को टॉपिक? मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था किसके अंतर्गत आ जाता है? जनजातियों के अंतर्गत आ जाता है। कैसे आता है ये समझिए। ठीक है, जब भी हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लगभग 26% है और इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसे हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। झारखंड की जनजातियों को पढ़ना रहेगा तो आप इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला जो है वो है इनका सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। ठीक है, झारखंड के ट्राइब्स को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला इनका सोशियो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत इनकी सामाजिक व्यवस्था आती है, इनका रहन सहन, इनका परंपरागत तरीका। ठीक है, ये सब आ जाता है। इनका वे ऑफ लिविंग है ना, आर्ट ऑफ लिविंग इनका आ जाता है। इनका आर्थिक क्रियाकलाप आ जाता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अपने रहन सहन के लिए किन किन आर्थिक क्रियाकलापों को अपनाए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है कि इनका धार्मिक विश्वास क्या है। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ क्या है, एवं इनकी जो वैवाहिक कार्यक्रम है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका जो मैरिज सिस्टम है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी पढ़ना है। इसके अंतर्गत और आप क्या पढ़ सकते हैं? तो इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं कि जो भी जनजातियां हैं उनका लोकगीत क्या है, लोक नृत्य क्या है। ठीक है, ये चित्रकला क्या है। ठीक है, एवं वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि जो भी ट्राइब्स हैं उनका सॉन्ग, ठीक है, डांस एंड आर्ट और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। ठीक है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड हम लोग इसको पढ़ सकते हैं इनका गवर्नर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यानी कि इनका जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लेंथी है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको आपको बहुत ही एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाते जाना है। गवर्नेंस सिस्टम की बात करेंगे तो ये टॉपिक छोटा है और जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक में 8 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम शासन व्यवस्था, तो आपको इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो तरीके से पढ़ना है। तो हम लोग ये जो शासन व्यवस्था है गवर्नेंस सिस्टम में झारखंड की जनजातियों का, यानी कि झारखंड की जनजातियां अपनी शासन व्यवस्था किस तरीके से रखी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या बताएं? इसमें टोटल 7 टॉपिक है। ठीक है, पहला क्या है? 7 टॉपिक है, जिसमें से पहला से 6 टॉपिक अभी जो हम बोलेंगे उससे एक एक प्रश्न होंगे और 7वां टॉपिक से 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था यानी कि मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। सेकंड टॉपिक है नागवंशी शासन व्यवस्था यानी कि नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम। थर्ड टॉपिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था यानी कि पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम। एंड फोर्थ टॉपिक हो गया मांझी परगना शासन व्यवस्था यानी कि मांझी परगना गवर्नेंस सिस्टम। फिफ्थ टॉपिक हो गया मुंडा मान की शासन व्यवस्था यानी कि मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम। सिक्स टॉपिक हो गया ढोकड़ो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, ढोकड़ो सोहर गवर्नेंस सिस्टम। एंड सेवन टॉपिक हो गया अदर्स टाइप्स का। ठीक है, तो इन 7 टॉपिक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, तो समझ में आया हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मुंडा शासन व्यवस्था। और इससे कितने प्रश्न होंगे? एक प्रश्न होंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है जिससे एक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है,
मुंडा शासन व्यवस्था। अभी जल्दी जल्दी बताए ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक टॉपिक हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे फास्ट बोले टाइम को कवर अप करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। ठीक है, मुंडा गवर्नेंस सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था का, तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो झारखंड की सबसे प्राचीनतम शासन व्यवस्था है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट गवर्नेंस सिस्टम कौन सा है, तो वह है मुंडा शासन व्यवस्था। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट गवर्नेंस सिस्टम कौन सा है, मुंडा शासन व्यवस्था है। ठीक है, और मुंडा शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति का है, तो मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति का है। ठीक है, किसका है, मुंडा जनजाति का है। इसे मुंडा मान की पढ़ा शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था हम बात करते हैं तो हो ट्राइब्स का हो जाता है, लेकिन जब हम बात करेंगे मुंडा मान की पढ़ा, जब वर्ड पढ़ा लगा देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा किसका, मुंडा का। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं जो मुंडा है। ठीक है, पहले हम लोग मुंडा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि आपको मुंडा शासन व्यवस्था याद रखने में इजी होगा। अगर आप मुंडाओं के बारे में जानेंगे तभी तो इनकी शासन व्यवस्था को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो मुंडाओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुंडा जो है वो झारखंड में कब आए थे। मुंडा झारखंड में कब आए थे ये बताइए। तो ये आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में, इसको आप आयरन एज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आयरन एज में आए थे। ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आए थे, लौह युग में आए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल कहिए या फिर लौह युग कहिए, बात एक ही है। ठीक है, कब आए थे, उत्तर वैदिक काल में आए थे। जब टाइम पीरियड की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपका कितना, 600 ईसा पूर्व, यानी कि 600 बीसी। ठीक है, कब आए थे, 600 बीसी में आए थे। उस टाइम जब मुंडा झारखंड में आए थे 600 बीसी में, उस टाइम झारखंड में कौन सी जनजाति थी बताइए। ठीक है, झारखंड में कौन सी जनजाति थी, कौन सी जनजाति थी, तो उस टाइम झारखंड में असुर जनजाति मुख्य रूप से थी। ठीक है, असुर, बिरजिया, बिरहोर। असुर, बिरजिया, बिरहोर ये तीन जनजाति है जो आपको चालकोलिथिक एज में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि ताम्र प्रशांत काल के युग में भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद आयरन एज में देखने को मिलते हैं, लौह युग में देखने को मिलते हैं। ये क्या करते थे, असुर, बिरजिया, बिरहोर का काम क्या था, जब चालकोलिथिक एज था, ठीक है, उस टाइम वो क्या करते थे, तांबे को, ठीक है, ताम्र प्रशांत काल था, उससे वो तांबे को गलाने का काम करते थे, तांबा से उपकरण बनाया करते थे। और जब आयरन एज था, लौह युग था, उस टाइम असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति क्या करते थे, लोहे का उपकरण बनाते थे, लोहे को गलाते थे, उपकरण बनाते थे। ठीक है, इनका जो उपकरण था वो कहाँ तक भेजा जाता था, तो इनका जो उपकरण था वो मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया तक इनका उपकरण जाता था। तो उसमें झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति थी, झारखंड में मुख्य रूप से असुर जनजाति थी। ठीक है, असुर जनजाति झारखंड में उस टाइम मुख्य रूप से थी जब मुंडा जनजाति आए थे। तो हम अभी बताए ना, इनका क्या काम था, इनका काम था लोहा को गलाना। ठीक है, आयरन, ठीक है, आयरन, ठीक है, लोहे को गलाना एवं उससे उपकरण बनाना, यानी आयरन को मेल्ट करते थे, उनसे इक्विपमेंट्स बनाते थे, कौन, असुर जनजाति। और जब मुंडा झारखंड में आए, ठीक है, जब मुंडा झारखंड में आए तो इन्होंने कौन से आर्थिक क्रियाकलाप अपनाया, ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, कृषि करते थे। तो इन दोनों का जो आर्थिक क्रियाकलाप था वो एक दूसरे से क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ठीक है, एक दूसरे से ये जम नहीं रहा था। इनका जो भट्टी था, ठीक है, जिसमें ये आयरन को गलाने का काम करते थे, उस भट्टी से क्या होता था, धुआं निकलता था जो इनके एग्रीकल्चर में प्रभाव डालता था। इनकी वजह से मुंडा और असुरों के बीच नहीं बनता है, दोनों में लड़ाई हो जाता है। मुंडा क्या करते हैं, असुर जनजाति को उनकी ही भट्टी में उन्हें झोंक देते हैं, उन्हें मार देते हैं। ठीक है, कुछ असुर जो है वो अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों की ओर भागते हैं। और यहाँ पे जब मुंडा आ जाते हैं झारखंड में 600 ईसा पूर्व, उस टाइम क्या होता है, असुर जनजाति समाप्त हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए। ठीक है, तो मुंडा जब आए थे उस टाइम उन्होंने एग्रीकल्चर की पद्धति अपनाई थी और उन्होंने असुर को विध्वंस किया था। ठीक है, असुर को डिस्ट्रॉय किया था।
तो मुंडा जनजाति जब झारखंड में आ गए, उनके बाद उन्होंने अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी को अपनाया, तो यहाँ पे वो बस गए, रहने लगे, तो उनका एक अपना शासन व्यवस्था शुरू हुआ। ठीक है, कि वो अपने गांव पे किस तरीके से शासन करेंगे, और बहुत सारा गांव मिल गया तो उन जगहों पे कैसे शासन करेंगे, इनका एक अपना शासन व्यवस्था शुरू हो गया। तो हम लोग इसी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इन्हें आप समझ लेते हैं। अच्छा, वर्ड्स को बाद में समझा दें, ठीक है, वर्ड्स को हम बाद में समझा देते हैं। ठीक है, पढ़ाते जाएंगे तो जैसा नीड होगा वैसे वर्ड्स को समझाते जाएंगे। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी एक परिवार है, ठीक है, परिवार है, सॉरी, पहले हम लोग ना कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं, इससे क्या होगा कि इस शासन व्यवस्था को समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वर्ड है खूट, ठीक है, खूट, खूटकट्टी, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे तो अभी हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो वो समझने में आसान हो जाएगा, इसलिए पहले वर्ड्स को समझ रहे हैं। खूटकट्टीदार, इस एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाथू, अखड़ा, डाली कटारी, भूत खेता। ठीक है, ये वर्ड्स का मतलब आपको समझना है, जानना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे खूट, खूटकट्टी, खूटकट्टीदार, खूटकट्टीदार, हाथू, अखड़ा, डाली कटारी, भूत खेता। ठीक है, इसका मतलब समझिए। खूट का मतलब क्या होता है, खूट का मतलब क्या होता है, खूट का मतलब होता है परिवार। ठीक है, खूट का मतलब होता है परिवार, फैमिली। खुटकट्टी का मतलब क्या होता है, खुटकट्टी का मतलब क्या होता है, जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया भूमि। हम बताए ना, मुंडा जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप क्या था, कृषि था, तो ये कृषि का काम करते थे। तो कृषि का काम करने के लिए इन्होंने क्या किया, जंगलों को साफ किया। तो जंगलों को साफ करके जो खेत बनाया गया उसे कहा गया खुटकट्टी। ठीक है, जंगल को साफ करके जो खेत बनाया गया, कृषि योग्य भूमि बनाया गया, उसे क्या कहा गया, खुटकट्टी। ठीक है, आपसे पूछे खुटकट्टी का मतलब क्या है, तो मुंडाओं द्वारा जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया भूमि है। ठीक है, खुटकट्टीदार क्या है, तो जिन्होंने ये काम किया। ठीक है, जिस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया गया उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, खुटकट्टीदार कहेंगे। हाथू किसे कहते हैं, तो इनका जो पंचायत होता है, इनका जो पंचायत होता है उन्हें क्या कहते हैं, हाथू कहते हैं। ठीक है, पंचायत को। ठीक है, अखड़ा किसे कहते हैं, तो पंचायत स्थल को। ठीक है, यानी कि जिस प्लेस पे पंचायत हो रहा है, जिस प्लेस पे कार्यक्रम हो रहा है, पंचायती कार्यक्रम, उस प्लेस को क्या कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, डाली कटारी किसे कहा जाता है, तो डाली कटारी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। डाली कटारी क्या है कि इनके एक पहान है, पहान मतलब कि मुंडाओं में पहान का मतलब होता है जो देवी देवताओं का पूजा कराता है। जैसे कि हिंदुओं में पंडित होता है, मुस्लिम में मौलवी होता है। ठीक है, फादर होते हैं क्रिश्चियन में। उसी तरह मुंडाओं में पहान को क्या कहा जाता है, मुंडाओं में उन्हें क्या कहा जाता है, जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं उन्हें पहान कहा जाता है। ठीक है, तो पहान को जो भूमि दी जाती है, ठीक है, पहान को पूजा करने के लिए,
पूजा के लिए जो भूमि दी जाती है उसे कहते हैं डाली कटारी। इस पर लगान नहीं देना पड़ता है, इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। भूत खेता क्या है, तो इनमें भूत सिस्टम को माना जाता है, ठीक है, एक तरह का अंधविश्वास है भूत, ठीक है, जिसे यहाँ पे माना जाता है मुंडाओं के द्वारा, मुंडा जनजाति में। तो जो भूत प्रेत है उन्हें भगाने के लिए जो पूजा पाठ किया जाता है, तो उस पूजा पाठ को करने के लिए पाहन को दी जाती है भूमि, ठीक है, पाहन को भूमि दी जाती है। ये भूमि में पाहन को ही दिया गया है, किस इसके लिए, भूत प्रेत की पूजा के लिए। भूत प्रेत को भगाने के लिए जो दिया जाता है उसे कहते हैं भूत खेता। और डाली कटारी हो गया जो सिंपल कोई भी पूजा पाठ कराना है तो उसके लिए पाहन को जो जमीन दिया गया है उसे कहेंगे डाली कटारी। और भूत खेता किसे कहेंगे, भूत प्रेत को भगाने के लिए पाहन को दी जाने वाली जमीन। इन दोनों पे लगान नहीं देना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे लगान नहीं दे रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स है जिसको आप समझ लिए। खुट का मतलब समझ गए ना। तो अब यहाँ पे होता है परिवार, खुट, ठीक है। तो कोई भी परिवार है, मान लीजिए बहुत सारे परिवार हो गए, तो वो परिवार मिलके क्या बनाएंगे, एक गांव का निर्माण करेंगे, ठीक है। परिवार मिलके क्या बनाएंगे, गांव का निर्माण करेंगे। यानी मुंडाओं का जो खुट होता है, ठीक है, वो ढेर सारे खुट मिलकर, ढेर सारे परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। उस गांव को कहा जाता है खुटकट्टी गांव, खुटकट्टी गांव। अगर आप सिंपली कहें तो गांव कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे खुटकट्टी गांव कहेंगे, तो ये ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी शासन व्यवस्था में एक खुटकट्टी गांव होता है, ठीक है। और पहले परिवार की जब हम बात करते हैं तो परिवार इनका कैसा होता है, बताइए, पुरुष प्रधान होता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो पिता होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रधान माना जाता है, ठीक है। जो बुजुर्ग होते हैं पुरुष में उन्हें परिवार का प्रधान माना जाता है। उसके बाद जो खुटकट्टी गांव होता है, ठीक है, तो खुटकट्टी गांव होगा, फिर बहुत सारे खुटकट्टी गांव मिलके क्या बनेंगे, पट्टी बनते हैं। बहुत सारे खुटकट्टी गांव मिलके क्या बनते हैं, पट्टी बनते हैं, ठीक है, पट्टी। फिर ये पट्टी मिलके, ठीक है, जो पट्टी है ये कुछ पट्टियां मिलके क्या बनते हैं, 10 से 12 पट्टी मिलती है तो पढ़ा बनते हैं, ठीक है, पढ़ा। और लगभग 22 पढ़ा, ठीक है, लगभग 22 पढ़ा होता है, 20 से 22 पढ़ा, वो मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में लिख देते हैं खुटकट्टी विलेज, पट्टी, पढ़ा, स्टेट, ठीक है। तो ये इनकी शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ होती है, इनकी शासन व्यवस्था तो पहले परिवार में होगी। परिवार में प्रधान कौन होगा, पुरुष होगा। जो परिवार के सबसे बुजुर्ग में जो भी हेड में जो मेल पर्सन होंगे, या तो दादाजी या तो पिता, वो क्या होंगे, प्रधान होंगे, ठीक है। उसके बाद खुटकट्टी गांव होगा, तो खुटकट्टी गांव में प्रधान कौन होगा, तो इसमें जो प्रधान होते हैं उनको कहा जाता है मुंडा। क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है, ठीक है, मुंडा। पट्टी, जब बहुत सारा गांव मिलके एक पट्टी का निर्माण करते हैं, लगभग कितने गांव होते हैं, लगभग 5 से 12-15 गांव होंगे, वो गांव मिलके, ठीक है, एक पट्टी का निर्माण करेंगे। और इस पट्टी का जो मुखिया होगा, पट्टी का जो प्रधान होगा, उसे कहा जाएगा मानकी। क्या कहा जाएगा, मानकी, ठीक है। मानकी कहा जाएगा। पढ़ा का जो राजा होगा, पढ़ा का जो प्रधान होगा उसे कहा जाता है पढ़ा राजा, ठीक है, पढ़ा राजा या फिर पाठ राजा। पाठ राजा कहा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पाठ राजा किसे कहा जाता है, जो पढ़ा का जो मुख्य होता है, पढ़ा का जो प्रधान होता है उसे कहा जाता है पाठ राजा, ठीक है, पढ़ा राजा कहा जाता है। यहाँ पे पढ़ा राजा ही लिखना है, ठीक है, पाठ राजा कहा जाता है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में ये सर्वोच्च पद होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक सर्वोच्च पद होता है, ये सर्वोच्च न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों का कार्य करती है, ठीक है।
तीनों का काम कौन कर रही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियली, तीनों का काम कौन कर रही है, पढ़ा राजा कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है। क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है। ठीक है, सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, सर्वोच्च पद कौन सा होता है, पढ़ा राजा का पद होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, अभी हम आपको बताएंगे। और ये जो राज्य हुआ यानी कि स्टेट, इसका जो प्रधान होता है उसको कहा जाता है सरदार। क्या कहते हैं, सरदार कहते हैं। ये एक राजनीतिक पद होता है। ठीक है, ये पॉलिटिशियन डेजिग्नेशन है। ठीक है, राजनीतिक पद है। कौन सा, सरदार। तो हम लोग को मेन पढ़ना है, खुटकट्टी गांव के बारे में समझना है, पट्टी के बारे में समझना है एवं पढ़ा राजा के बारे में समझना है। तो जो खुटकट्टी गांव है इसके प्रधान को क्या कहते हैं, मुंडा कहते हैं। अभी हम आपको जो वर्ड्स दिए थे, वोकैब दिए थे, उसमें हम आपको क्या बताए थे कि पंचायत को क्या कहते हैं, हाथू कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गांव है, गांव का पंचायत को क्या कहते हैं, हाथू कहते हैं। ठीक है, हाथू यानी कि पंचायत। ठीक है, तो जो हाथू है उसका प्रधान को क्या कहेंगे, तो उसके प्रधान को क्या कहेंगे, हाथू मुंडा कहेंगे। हाथू मुंडा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, हाथू मुंडा कहेंगे। ठीक है, मानकी हो गया, पढ़ा राजा हो गया। अब समझते हैं इनका काम क्या है। सबसे पहले समझते हैं हाथू मुंडा का काम क्या है, यानी कि मुंडा का। ठीक है, गांव का जो प्रधान होगा उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, तो उसका काम है गांव से लगान वसूल करना। ठीक है, टैक्स को कलेक्ट करना, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, हाथू मुंडा का काम है कि वो गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है, और कोई भी अगर विवाद हो जाता है, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सॉल्व करें। ये किसका काम है, हाथू मुंडा का है। ठीक है, किसका काम है, हाथू मुंडा का है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मानकी का। तो मानकी का क्या काम हो सकता है, तो मानकी क्या है, पट्टी का प्रधान है। ठीक है, ये पट्टी का प्रधान है, यानी कि अगर कुछ गांव आ जा रहे हैं तो उन गांव के बीच कोई विवाद न हो गया है, या फिर किसी तरह का कोई झगड़ा हो गया है ना, या फिर सीमा को, जिस गांव का सीमा को लेके कोई विवाद हो रहा है तो उसे आपस में निपटारा करना चाहेगा। यहाँ पे मान के वहाँ पे अपना रोल अदा करेगा और वहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है तो फिर वो आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, उनके ऊपर जो है, तो यहाँ पे हो जाता है पढ़ा राजा। ठीक है, पढ़ा राजा क्या है, ये हाईएस्ट पोस्ट, सर्वोच्च पदाधिकारी है। यहाँ पे 3 चीज आ जाते हैं, कौन कौन से, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव, यानी कि विधायिका। ये तीनों चीजें कहाँ पे आ जाते हैं, पढ़ा राजा के पास आ जाते हैं। इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो ये क्या करेगा, इसका जो भी निर्णय होगा वो महत्वपूर्ण होगा, जिसे सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, तो जितने भी गांव इनके अंतर्गत आ जाते हैं, पढ़ा के अंतर्गत, उन गाँव के बीच अगर किसी तरह का सीमा विवाद है, किसी तरह का झगड़ा है, डिस्प्यूट है, तो उसे सॉल्व किया जाएगा और इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सर्वपल्ली होगा। ठीक है, तो ये पढ़ा राजा का काम है। तो यहाँ पे इससे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पद वंशानुगत है, कौन सा पद वंशानुगत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वंशानुगत की बात करेंगे, हेराइकी की बात करेंगे। ठीक है, वंशानुगत यानी कि हेराइकी। ठीक है, तो हेराइकी की बात करेंगे तो हाथू मुंडा का पद वंशानुगत है, पट्टी यानी कि मानकी का पद क्या है, वंशानुगत है। लेकिन जब हम पढ़ा राजा की बात करते हैं तो इसका पद वंशानुगत नहीं है। ठीक है, पद वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पढ़ा राजा जो भी बन रहा है उसे वंशानुगत नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है कि पिता का बेटा फिर बन जाएगा, फिर उसका बेटा बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। और ऐसा नहीं होता है, वंशानुगत कोई भी पद नहीं चलता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं, रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मुंडा शासन व्यवस्था कैसी है, कैसी शासन व्यवस्था है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है। कैसा है, रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सा, मुंडा शासन व्यवस्था। तो अब आपको क्या क्या बात याद रखना है, एक बार फिर से समझिए। मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो रिपब्लिक शासन व्यवस्था है, ये याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि वैशाली के, ठीक है, वैशाली के कौन से राजवंश हैं जिन्होंने मुंडाओं की जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली है उसे अपनाया था। ठीक है, तो वैशाली के कौन से राजवंश है जिन्होंने ये काम किया था, ये आप कमेंट करके बताइए, ये हम लास्ट में आंसर देंगे।
इसके बाद आपको याद रखना है मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत कि जो इनका खुदकट्टी गांव होता है उनके प्रधान कौन होते हैं, उनके प्रधान होते हैं मुंडा। चूंकि इस खुदकट्टी गांव का पंचायत को हातू कहा जाता है, इसलिए हातू का हेड को क्या कहा जा रहा है, हातू मुंडा कहा जा रहा है। ये पद जो है वो वंशानुगत है, वंशानुगत पद है, ठीक है। सेकेंड याद रखना है पट्टी, ठीक है। पट्टी जो है वो बहुत सारे गांवों को मिलाया गया है और पट्टी का निर्माण किया गया है। पट्टी का प्रधान को कहा जा रहा है मानकी, और मानकी का पद क्या है, वंशानुगत है। तो इसके बाद याद रखना है कि बहुत सारे पट्टियों को मिलाकर क्या बनाया गया है, पढ़ा बनाया गया है ना। इसके राजा को क्या कहा गया है, पढ़ा राजा कहा गया है। पढ़ा राजा क्या है, हाईएस्ट पोस्ट है। इसके अंतर्गत तीनों चीज आ जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। और ये जो है ये वंशानुगत नहीं है, ये क्या है, वंशानुगत नहीं है। हेराइकल सिस्टम यहाँ पे, हेराइकी का सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता है। कहाँ पे, पढ़ा राजा में। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इसके बाद हम आते हैं पढ़ा राजा के साथ कि चूंकि ये बहुत बड़ा पोस्ट है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आ जाते हैं, बहुत सारे पट्टी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये अकेला नहीं होता है, पढ़ा राजा अकेला नहीं होता है, इसके साथ अन्य अधिकारी भी होते हैं। तो अन्य अधिकारी कौन कौन से हैं, ये उनका क्या काम है, ये हम समझते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे जो क्वेश्चन पूछे हैं कि वैशाली के किस राजवंश ने मुंडा शासन व्यवस्था को अपनाया था, ये हम आपको बताएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। अब हम लोग समझते हैं पढ़ा राजा के बारे में, ठीक है। पढ़ा राजा जो है, पढ़ा राजा के अन्य अधिकारी होते हैं। पढ़ा राजा के अन्य अधिकारी होते हैं, ठीक है। इनके साथ और भी ऑफिसर्स होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं आप बताइए अगर आपको पता है तो। यहाँ पे होते हैं दीवान। कौन होते हैं, दीवान होते हैं, ठीक है। दीवान 2 तरह के होते हैं, एक है गैर दीवान, एक राज दीवान। गैर दीवान का काम क्या है, तो गैर दीवान का काम है कि जैसे कि होता है ना गृह मंत्री, तो गृह मंत्री के कार्य जिस तरीके से होते हैं उस तरह से गैर का दीवान का काम होता है। दूसरा हो जाता है राज दीवान। राज दीवान का काम कैसा होता है, तो जैसे कि विदेश मंत्री का काम हो जाता है उस तरीके से राज दीवान का काम होता है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं दीवान के बाद आपके पास हो जाते हैं ठाकुर, ठीक है। ठाकुर, ठाकुर कौन हो गया, तो ठाकुर जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी अध्यक्ष हो गए, चेयरमैन हो गए, तो उनका जिस तरीके से काम होता है उस तरीके का काम किसका होता है, ठाकुर का होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पांडे, ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं, पांडे। पांडे का क्या काम होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो लेखा जोखा रखना रहता है उसका काम कौन करता है, पांडे काम करता है। फिर आ जाता है कर्ता। कर्ता का क्या काम है, मीटिंग अरेंजमेंट कराना, ठीक है, बहुत सारे कोई भी मीटिंग वूटिंग हो रहा है तो उसका अरेंजमेंट कौन कराएगा, कर्ता कराएगा, ठीक है। कोतवाल हो जाता है। कोतवाल का क्या काम हो सकता है, ये तो आप समझ गए, कोतवाल हम लोग अभी भी यूज करते हैं ना। कोतवाल का मतलब क्या हो गया, पुलिस, दरोगा, ये सब हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो जाते हैं लाल, ठीक है। लाल का मतलब क्या हो गया, वकील, ठीक है। लाल का मतलब क्या हो गया, वकील। जो वकील का काम करता था उसे क्या कहते थे, लाल कहते थे। तो ये अन्य अधिकारी है जिनके बारे में आपको याद रखना है, कौन कौन सा, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, कोतवाल एवं लाल, ठीक है। इनके बारे में आपको जानना है। ये तो समझ गए ना कि इनका क्या काम है, तो ये सब आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, इतना हो गया। अब हम आपको आंसर बताते हैं कि वैशाली के कौन से राजवंश है जिन्होंने मुंडांग का जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम था, उसे अपनाया था। वैशाली के कौन से राजवंश थे, लिच्छवी थे, ठीक है, लिच्छवी याद रखिएगा, ठीक है। वैशाली के जो लिच्छवी राजवंश थे
मुंडाओं का जो गणतात्मक शासन व्यवस्था था, रिपब्लिक गवर्नमेंट सिस्टम था मुंडा ट्राइब्स का, उसे अपनाया था। किसने? वैशाली के लिच्छवी ने। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है, जो परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था था, ठीक है, परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिशनल मुंडास गवर्नेंस सिस्टम था, ठीक है, उसमें महिलाओं का स्थान था या नहीं था? जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मुंडास गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, आपको ये बताना है जो परंपरागत मुंडाओं का शासन व्यवस्था था, इसमें महिलाओं का स्थान था या नहीं? बताइए, महिलाओं का स्थान था या नहीं था? अगर आप ये वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसका आंसर अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हम अभी जब परिवार की बात किए थे तो हम आपको बताए थे कि जो मुंडाओं का जो परिवार होता है वो कैसा होता है, पुरुष प्रधान होता है, पितृसत्तात्मक होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो पिता होते हैं या फिर घर के जो मेन बुजुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, परंपरागत तरीके में। तो यहाँ पर जो परंपरागत शासन व्यवस्था था मुंडाओं का, उसमें महिलाओं का स्थान नहीं था, ठीक है, महिलाओं का स्थान नहीं था, महिलाओं का स्थान नहीं था, ठीक है, महिलाओं का स्थान नहीं था, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुंडा शासन व्यवस्था है क्या वो आज भी देखने को मिलती है? मुंडा शासन व्यवस्था आज भी देखने को मिलता है? तो ये एक डिबेट का विषय है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुंडा शासन व्यवस्था है या फिर कोई भी जनजातीय शासन व्यवस्था है क्या वो आज देखने को मिलती है? तो कुछ रूप से, आंशिक रूप से देखने को मिलता है। अभी भी अपनी अपनी जनजातियों में अपना मीटिंग होता है, ठीक है, अखड़ा में लोग जाते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सरकारी जो शासन व्यवस्था आ गई है जिसके अंतर्गत पंचायत आ गया है, पंचायती शासन व्यवस्था जो आ गई है, अभी तो पंचायत का चुनाव भी होने वाला है, ठीक है। तो ये जो पंचायत शासन व्यवस्था है इसे हर एक जगह अपना लिया गया है पूरी तरह से, ठीक है, और हर एक गांव में अभी पंचायत शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। तो सरकारी रूप से ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही है, समाप्त होते जा रही है। अभी भी आंशिक रूप से हो रहा है, मीटिंग हो रहे हैं, अखड़ा में लोग जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले शासन था होता था उस तरीके से अब नहीं हो रहा है, अब सरकारी तरीके से होने लगा है, ठीक है। तो ये पंचायत व्यवस्था भी आ चुकी है जो जिसमें लोग भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो देख ही रहे हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह में, ठीक है, लोकल न्यूज चैनल में पंचायत का भी चल रहा है न्यूज, ठीक है, प्रत्याशियों का विज्ञापन चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये कहीं ना कहीं समाप्त होने लगे हैं। तो आज का सेशन यही पे ओवर होता है, मुंडा शासन व्यवस्था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था, यानी कि नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।